मुनीस, आपको क्या लगता है अब ये सालसी का जो किरदार था कतर जो निभा रहा था वो तो अब रुक गया है और आज फिर जो है वो हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से और 59 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अब आपको क्या लगता है, सलामती कौंसिल वैसे बेबस नज़र आ रही है हमें अमेरिका के वीटो के बाद, अब कौन सालसी का किरदार अदा करेगा? क्या अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मामला आगे बढ़ते रहेंगे और फ़लस्तीनी यूं ही जो है वो जारहियत का शिकार होते रहेंगे इसराइल की? यहाँ पर इस तरह नहीं हो सकता कि आप बात भी करें और फिर आप चाहें, मतलब आप हमला करें और फिर आप कहें कि आपके साथ बात भी की जाए और आप अमन चाहते हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस कैन नॉट हैपन कि इसराइल एक तरफ तो अटैक करता है और दूसरी तरफ कहता है कि हम दुनिया में अमन चाहते हैं। जो अमन चाहता है वो इस तरह हमला तो नहीं करता। अगर आप अमन चाहते होते तो क्या आप इस तरह ईरान पर हमला करते? क्या आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जिन ममालिक पे अटैक कर रहे हैं उसका नंबर 6 तक पहुंचता? डेफिनेटली इस तरह से ना होता। इसराइल की बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है और पूरी दुनिया ये जानती है कि इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल देखता है। मुझे ये खदशा है कि आने वाले वक्तों में अमेरिका को भी खतरा लाक हो जाएगा इसराइल से, क्योंकि इसराइल सिर्फ और सिर्फ एक ही जहन में अपने आइडिया, एजेंडा और विजन रखे हुए, दैट इज ग्रेटर इसराइल, और वो उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। I-24 को बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जो परसों इंटरव्यू दिया गया, उसके अंदर जो मैप उनको दिखाया गया था ना नेतन्याहू को, उसके अंदर ग्रेटर इसराइल के वो वाले ममालिक भी शामिल थे जो अभी उसके डोमेन में नहीं आते। तो जब तक वो उन ममालिक पर, उन रीजन्स पर दोबारा कब्जा नहीं कर लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा। मैं ये बात करती हूँ कि अब हम अगर उठकर बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमने इससे पहले गजा में जब इतनी सूरत हाल खराब थी तब इस तरह तमाम इस्लामी ममालिक को बैठकर भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब इस्लामी ममालिक इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं तो फिर यही मगरबी ममालिक हमारी उन आवाजों को दबा देते हैं, जिसका अमली मुजाहरा आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के वक्त देखा था। जब उनको तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया था ना, तो ये इस बात पर मोहर तभी सख्त हो गई थी कि इस्लामी ममालिक को कभी भी स्ट्रेंथन होने नहीं देंगे। और उन ममालिक जिनके ऊपर इसराइल ने अटैक किया और उनके अंदर रिजीम चेंज की साजिश की, ये सब इसराइल की कार्रवाइयों का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो फौज जो सऊदी अरब की जानिब से बनाई गई इस्लामी इत्तेहाद फौज, उसका इस्तेमाल कब करना है? वो फौज जो कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की क़यादत में मौजूद है, उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। और पाकिस्तान वो ठीक है। मुल्क है जो ये सब कुछ लीड कर सकता है। लेकिन उसके लिए इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर वो रावलपिंडी में बनाया जाता है तो फिर ये ज्यादा बेहतर होगा। ना ठीक है। सिर्फ इतना बल्कि एयर बेसिस भी दी जानी चाहिए पाकिस्तान को उन तमाम ममालिक में, इस्लामी ममालिक में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, ताकि इस्लामी ममालिक का जो अमन है वो किसी तरह भी दागदार ना हो सके, उसे ठीक है। बचाया जा सके। ठीक है, मुनीस से साथ ही रहेगा। मोशा लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोशा साहब, अब जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ तो अमन का ख्वाहा है, अमेरिका ये दावा करता है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहते हैं कि तमाम मामलात में बड़ी जंगें मैंने रुकवा दी हैं, और फिर जो है वो जब ईरान पर खुद जाके हमला कर देते हैं, फिर जब कतर पर हमला होता है तो फिर माजरत कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अमन की ख्वाहिश है ये सिर्फ जो है वो बाहर तक ही महदूद है, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो ये अमन की ख्वाहिश वाला जो उनका नारा है ये सूदमंद साबित नहीं होता, ये कारामत साबित नहीं होता? यहाँ पर वो दो तरफ जो है डिवाइड क्यों हो जाते हैं? यार, बात यह है कि आप दूसरे से क्या शिकायत कर रहे हैं जब अपने आप को शिकवे का मौका हर वक्त दे रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को या पुतिन को या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को हम क्या गिला करें उनसे, जब आपकी उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक करेंसी नहीं बना सकती, वो एक इस्लामिक बैंक नहीं बना सकती, वो अपने ऑयल जो है वो इसराइल को देना बंद नहीं कर सकती, वो गैस इसराइल को देना बंद नहीं कर सकती, वो पानी इसराइल को देना बंद नहीं कर सकती। जब पहली बारी इसराइल ने जॉर्डन पे हमला किया था, गोलान हाइट्स से कब्जा कर लिया था और पानी ले लिया था उनका, और आज जॉर्डन उन्हीं से पानी खरीदता है अपने मुल्क के इस्तेमाल के लिए, तो किसी की अहमियत नहीं जागी थी, किसी की उम्मत नहीं जागी थी, तब किसी को याद नहीं आया था कि वो मुसलमान है। नहीं, ये बादशाह लोग हैं और बादशाहों ने अपनी हुकूमतें बचानी है, इसलिए ये उनके आगे झुके रहेंगे। ये अब हर एक के साथ होना है। अगर आप ये समझते हैं ना कि ये कतर के साथ हो गया और यहाँ पे रोक देगा कोई मामला आके, नहीं नहीं नहीं, ये हर एक के साथ होना। अभी हर एक को वो ट्राई करेंगे, ऐसा ऐसा पिंच करेंगे, इवन पाकिस्तान तक आएगा पिंच करेंगे वो। इस चीज के लिए मेंटली तैयार है, फिजिकली तैयार है। कमजोर का कोई साथी नहीं होता। अगर पाकिस्तान ने अपने से 11 गुना बड़े हिंदुस्तान को
इस तरह से कन्विंसिंगली ना मारा होता तो आज पाकिस्तान की कोई बात भी ना सुन रहा होता, ना OIC में, ना सिक्योरिटी काउंसिल में, ना कतर बुलाकर मिल रहा होता। कभी आपने किसी को देखा है रेड कार्पेट ट्रीटमेंट कतर की तरफ से इतने शॉर्ट विजिट में, और वो भी जो इतनी ट्रेजेडी के बाद हो, इतने जनाजे उठाने के बाद हो, आपके PM को मिला? क्यों? आपकी अफवाज ने उनको दिखा दिया था कि हम अपने से 11 गुना बड़े बजट वाले के साथ हम किस तरह से निपटते हैं, और हमारी अफवाज जो है और हमारी दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी इम्प्रेग्नेबल है। और आप वाहिद इस्लामी मुल्क है कि जो न्यूक्लियर पावर है, और इसको इस पर याद करें बार बार, इस पर कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, ये फख्र की बात है। पूछे ब्रिगेडियर आरिफ से, जब मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था कि इजराइल ने तो जब ज़ियाउल हक के टाइम पे भी कोशिश की थी न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक करने की काउंटा में, तो हमने तो उस वक्त भी उसको डुला दिया था। तो अभी भी हम तैयार है, फिक्र ना करें। और पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है कि हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल को मारेंगे, वो इजराइल के सारे आयरन डोम वगैरह के पक्के उड़ा देगा। यदि वो पाकिस्तान तक तो मत आए, उसके अपने हक में बेहतर है। मैं आपको यही बता सकता हूँ। ठीक है मुर्शिद साहब। और ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह मुर्शिद साहब ने कहा कि पहले भी एक बार कोशिश हो चुकी है और पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है कि अपने रिजर्व्स का जो है वो हिफाजत कर सके, तो मुस्तकबिल में आपको लगता है कि हमारी तरफ भी चिंगारी आएगी इजराइल की जानिब से? देखें, बिल्कुल 2-3 दफ़ा हो चुका है और पाकिस्तान ने बता भी दिया कि हाउ वी वर वेल डिफेंडिंग, और हमने किस तरीके से अपने स्प्रेड आउट किए स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, और कमांड एंड कंट्रोल हमारा कितना मॉडर्न तरीका है। और फिर सेकंड ये कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में लेटेस्ट तरीन है, और कमांड एंड कंट्रोल को ये इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन और अमेरिकन इसको एक्नॉलेज करते हैं। कभी आपने हमारे तो यूरेनियम को लीक होते हुए नहीं देखा। इंडिया में कितनी दफा पकड़ा गया चोरी होता हुआ। ये फर्क है हमारे। ब्रह्मोस मिसाइल नहीं 3-4 साल पहले इन्होंने गलती से फायर कर दिया था, गिरा था, फटा नहीं था। तो ये हमारे तो सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट बेसिकली देयर ऑल इंडिया स्पेसिफिक। हमारे जितने न्यूक्लियर एसेट न्यूक्लियर डिटरेंस है वो हमारा इंडिया के साथ है। लेकिन अगर किसी तरह से भी हमें कोई भी थ्रेट आता है तो देन वी कैन रिएक्ट वेरी वायलेंटली। पाकिस्तान की सलामती बका के लिए हमारी मुसल्लह फौज ऑलवेज रेडी, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बात कर रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों की, तो पंजाब में हालिया सैलाब से 4.3% ज़रई रकबा मुतासर हुआ है, जबकि 13 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेर आब आ गई है। और पंजाब में सैलाब के बाइस मुख्तलिफ आज़ाद में अमवात 100 से तजावुज़ कर गई हैं। आज़म चौधरी साहब, अब जनूबी पंजाब की जानिब रवा दवा है, यहाँ से सिंध का रुख करेगा सैलाब, और गुज़श्ता दिनों आप मौजूद थे कसूर में गालिबन, और वहाँ पर आपने देखा किस तरह से काम चल रहा था सैलाब के हवाले से। मुतमईन हैं जो इक़दाम किए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से, जो प्राइवेट इदारे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है सैलाब के हवाले से वहाँ पर? अच्छा उमर, ये पहले तो आपने जो 4.3% का है ना रकबा मुतासर हुआ है, ये गवर्नमेंट के जो अपनी फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 23 लाख एकड़ हमारा जो ज़रई रकबा है वो मुतासर हुआ है। जो किसान इत्तेहाद है वो क्लेम कर रहा है कि 35 लाख एकड़ रकबा जो है वो सैलाब से मुतासर हुआ है। ये ज़रई रकबे की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारी काश्तकारी होती है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फिगर है अगर आप उस पॉइंट। दूसरा ये है, कसूर में जब दरिया सतलुज पाकिस्तान में एंटर होता है तो दोनों तरफ, एक तरफ फिरोजपुर है इंडिया का शहर, एक तरफ कसूर है। अब दरिया सतलुज पहले जिगजैग की सूरत में आता है, वहाँ से कभी फिरोजपुर में चला जाता है, कभी वो कसूर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। वहाँ पे सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, आप यकीन करें कि आप वहाँ खड़े होकर उसको 10 मिनट नहीं आप देख सकते, जितनी लोगों की बदहाली है। क्योंकि पूरे जो घर थे वो नज़र ही नहीं आ रहे थे पानी के अंदर, और अब ऐसा ऐसा पानी नीचे आ रहा है। और उन लोगों का दारोमदार या एग्रीकल्चर पे था या उनका जानवरों पे था, जो डेयरी फार्मिंग पे या फैटनिंग के ऊपर। उनके जानवर भी बह गए हैं, उनकी ज़मीनें भी तबाह हो गई हैं, और वो बिल्कुल इस वक्त बेआसरा बेयारो मददगार वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, जहाँ पे कोई ऊंची जगह वहाँ बैठे हैं। ना वहाँ पे आपको कोई हुकूमती मशीनरी नज़र आ रही है, ना वहाँ पे आपको ज़िले इंतज़ामिया या पुलिस वहाँ पे नज़र आती है जो उनकी सपोर्ट करती हो। जो लोग अपनी मदद आपके तहत उनको कोई या राशन पहुँचाते थे, उन लोगों को शुरू स्टार्ट में इतना खौफजदा कर दिया गया कि आप चीफ मिनिस्टर साहबा की तस्वीर के बगैर कोई चीज़ उनको नहीं देंगे। लेकिन अब आके जो फ्लाई तंजीमें हैं वो वहाँ तक पहुँचना शुरू हुई हैं ऐसा ऐसा। अब आप देखें ये पानी आगे जा रहा है, आपके कसूर के बाद ये बहावल नगर की तरफ गया है,
بہاولپور ضلع اور اس کے بعد رحیم یار خان ضلع صادق آباد تک شدید متاثر ہیں، خصوصاً علی پور جہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور نافذ بھی کیا حکومت نے۔ اور جو سب سے بڑا المیہ جو آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جو وہاں کے جو مقامی کشتیوں والے ہیں جس طریقے سے وہ وہاں کے متاثرین کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان سے لاکھوں روپیہ یا ہزاروں روپیہ صرف نقل مکانی کے لیے ان سے مانگا جا رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کو حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے ریسکیو کے جو اہلکار ہیں وہ صرف ان علاقوں میں آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بالکل کناروں کے ساتھ ساتھ جو آبادیاں تھیں، جو تھوڑا سا وہ نشیبی علاقوں میں آبادیاں، وہاں پہ کوئی ریسکیو کے اہلکار نہیں جا رہے۔ وہاں پہ جو پرائیویٹ فلائی تنظیمیں ہیں ان کے لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ ان کو وہ فلائی تنظیموں کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو ایویکویٹ کر لیا جائے۔ تو اس میں حکومتی سپورٹ کی ضرورت ہے، ادروائز وہ جو مقامی کشتیوں والے ہیں جنہوں نے ہزاروں روپے یا لاکھوں روپے ان سے ڈیمانڈ کر رکھی ہے، وہ تو بدحال لوگ ہیں، وہ بیچارے تو دے ہی نہیں سکتے۔